अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज जो है आपके पेपर के मॉडल पेपर के डिस्कस कर लिए थे। अभी इस लेक्चर में इसी मॉडल पेपर का सेक्शन बी इंशाल्लाह हम जल्दी से कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो सेक्शन बी का है 36 मार्क्स का ये सेक्शन है। 12 क्वेश्चन इसमें आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 12 पार्ट्स। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है दैट इज व्हाई एलसीडी इज बेटर देन सीआरटी मॉनिटर। आपका मैं कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन में आपका वो टॉपिक थोड़ा रिवाइज हो जाए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है कि एलसीडी सीआरटी मॉनिटर से बेहतर क्यों होती है। अब बिल्कुल क्लियर आपने माइंड में रखना है, सीआरटी मॉनिटर पुराने दौर के जो मॉनिटर होते थे जिसमें कैथोड रेज ट्यूब यूज होती थी। ठीक है, और एलसीडी दैट इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसमें जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। एलसीडी में आपकी जो इमेज होती है बेहतर होती है, इट प्रोड्यूसेस शार्पर एंड बेटर इमेज एज कम्पेयर टू सीआरटी मॉनिटर। ठीक है, और डेफिनेटली इसमें कैथोड रेज यूज नहीं होती, इसलिए इट कंज्यूम्स लेस पावर। ठीक है, इसमें आपकी पावर कम कंज्यूम करती है। इट एमिट्स लेस रेडिएशन। डेफिनेटली सीआरटी मॉनिटर में वही इशू है कैथोड रेज का, तो उसमें रेडिएशन ज़्यादा होती है, एलसीडी में रेडिएशन बहुत कम होती है और इसका वेट भी कम होता है। एलसीडी का वेट डेफिनेटली सीआरटी मॉनिटर से लेस होता है। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 डिफरेंसेस आंसर में गिवन है। एटलीस्ट 3 डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट डाउन वन एग्जांपल ऑफ ईच प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। इट इज अगेन फ्रॉम चैप्टर 1। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन भी चैप्टर 1 से है। इसमें आपने एक एक एग्जांपल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, एक या दो एग्जांपल्स। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके जरिए हम डिफरेंट किस्म की प्रोडक्शंस करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एडोब फोटोशॉप आप एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप फोटोज वगैरह को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा था कि ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड गिवन होता है। ठीक है, और उस सोर्स कोड को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके पास लाइनक्स है और फायरफॉक्स है। इसके अलावा भी ओपन सोर्स की एग्जांपल्स के तौर पे आप एंड्रॉयड स्टूडियो ऐड कर लें। इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम एंड्रॉयड मोबाइल्स की एप्लीकेशन वगैरह डिजाइन करते हैं और वो भी ओपन सोर्स है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर आपके पास वो तमाम सॉफ्टवेयर जिनका काम आपकी किसी भी डिवाइस की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करना होता है, उनको हम डिवाइस ड्राइवर्स कॉल करते हैं। प्रिंटर ड्राइवर, माउस ड्राइवर, इसके अलावा कीबोर्ड ड्राइवर होते हैं। ठीक है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हिच पॉइंटिंग डिवाइस इज अवेलेबल इन लैपटॉप। लैपटॉप में कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस अवेलेबल होती है। हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अ माउस, माउस से किस तरह से डिफर करती वेरी करती है। गिव टू रीजंस। अब ये क्वेश्चन अगेन फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो आपके फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस पेपर के फर्स्ट चैप्टर से आ रहे हैं, आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है, टच पैड इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब माउस के अल्टरनेट के तौर पे लैपटॉप में टच पैड यूज होता है, छोटा सा पैड गिवन होता है आपके कीबोर्ड के बिल्कुल नीचे। अब होता इसलिए टच पैड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है माउस की जगह, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप में इतनी प्लेस नहीं होती कि हम उसमें साथ बेसिकली लैपटॉप का पर्पस क्या है आपको ये आप पता होना चाहिए, मोबिलिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं इस डिवाइस को। ठीक है, तो स्पेस के कम होने की वजह से हम एक्सटर्नल माउस तो लगा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन इसके अंदर जो डिवाइस गिवन होती है वो माउस की अल्टरनेट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस गिवन होती है, जिसको हम टच पैड कॉल करते हैं। अब टच पैड में और पॉइंटिंग डिवाइस में डिफरेंस है। ठीक है, टच पैड में और माउस में डिफरेंस है। डिफरेंसेस क्या हैं? 2 डिफरेंसेस गिवन है आंसर में। इट इज़ अ फ्लैट प्रेशर सेंसिटिव सर्विस। एक फ्लैट सर्विस होती है जिस पे आप अपनी फिंगर से प्रेशर प्रोवाइड करते हैं और उस प्रेशर को ये सेंस करती है। प्रेशर थोड़ा-सा देंगे आप और फिंगर को मूव करेंगे तो कर्सर मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक है जी? तो प्रेशर को सेंस करेगी, फ्लैट सरफेस है। व्हेयर एज़ अ माउस इज़ नॉट फ्लैट। माउस डेफिनिटली फ्लैट नहीं होता और प्रेशर सेंसिटिव नहीं होता। ठीक है? पॉइंटर मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय स्लाइडिंग फिंगर टिप ऑन इट। आप इस सरफेस पे फिंगर को रख के उसकी टिप से फिंगर की टिप से फिंगर को टिप को स्लाइड करेंगे तो उससे आप अपने पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। माउस में क्या होता है, मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ड्रैगिंग माउस ऑन सरफेस। उसमें माउस को ड्रैग करते हैं आप सरफेस पे, ठीक है, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, और उसकी ड्रैगिंग से आप उसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल डायग्राम। अब ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 3 से है। ठीक है जी, चैप्टर 3 में हमने कंट्रोल यूनिट सीपीयू को डिस्कस किया था। फर्स्ट टॉपिक आपका ये है, सीपीयू
कि दो कंपोनेंट्स होते हैं ALU और CU। ALU क्या है जी, आपको पता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ CPU वेयर एक्चुअल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग है, आपके अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशन सारे ALU में परफॉर्म होते हैं। और कंट्रोल यूनिट इसका काम कंट्रोल करना होता है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना। और डायग्राम जो आपकी इसकी है, डायग्राम के थ्रू कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? सिंपल ये देखिए, उसने क्या किया, आपके पास ALU की डायग्राम बुक में गिवन है, जो हमने प्रिपेयर भी की थी टॉपिक में, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक बॉक्स के अंदर दोनों डायग्राम्स आपने ऐड कर देनी है, ALU की और कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट में आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है और टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक है। कंट्रोल यूनिट के 3 कंपोनेंट्स हैं, थ्योरी में भी आपने याद किए थे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसमें इंस्ट्रक्शन आके स्टोर होगी। इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, बताएगा कि इंस्ट्रक्शन किस टाइप की है, कौन से ऑपरेशन के लिए कहा जा रहा है इंस्ट्रक्शन में। और टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक, जो आगे आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए सिग्नल्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है? तो ये 2 डायग्राम्स आपने एक ही डायग्राम के अंदर मर्ज कर देनी है, ठीक है? तो आपकी सीपीयू की डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मेमोरी वर्ड? हाउ साइज ऑफ मेमोरी वर्ड अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ कंप्यूटर? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 2। मेमोरी वर्ड क्या होता है जी? सिंपल वे में याद रखें कि मेमोरी वर्ड आपके डाटा की वो स्मॉलेस्ट अमाउंट है, जिसको आपका सीपीयू एक टाइम में प्रोसेस कर सकता है, ठीक है? यानी स्मॉलेस्ट अमाउंट या स्मॉलेस्ट साइज ऑफ डाटा processed by the CPU in single time is called memory word। अब डेफिनेटली मेमोरी वर्ड जो है आपके सीपीयू का जो मेमोरी वर्ड है, यानी सीपीयू जितना डाटा एक टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं ना, वो उसके रजिस्टर की साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? रजिस्टर का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा डाटा स्टोर होगा और वो उतना ज्यादा डाटा आपका एक टाइम में प्रोसेस होगा। तो ये भी याद रखना है आपने कि मेमोरी वर्ड का इफेक्ट क्या होता है स्पीड पे। डेफिनेटली मेमोरी वर्ड का साइज, मेमोरी वर्ड बड़ा होगा, लेंथी होगा तो स्पीड फास्ट होगी। मेमोरी वर्ड स्मॉल होगा तो स्पीड स्लो होगी। आपके मेमोरी वर्ड के स्मॉल होने का मतलब कि आपका सीपीयू आपके स्मॉल चंक, स्मॉल पोर्शन को एक टाइम में प्रोसेस कर पाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा करके वो प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राइट डाउन द पर्पस ऑफ ईपीरोम एंड डबल ईपीरोम। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, चैप्टर 2 से ये टॉपिक है, रोम की टाइप्स हैं, इसको आप रीड कर लें, आपको अंडरस्टैंडिंग है इसकी अच्छी तरह। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस क्या होती हैं जी? वो डिवाइसेस जिनको हम विच पोर्ट इज प्लग एंड प्ले, सॉरी, व्हाई इट इज कॉल्ड प्लग एंड प्ले। एक बात याद रखें, हमने डिस्कस किया था क्लास में कि जैसे यूएसबी पोर्ट है, ये प्लग एंड प्ले है। आप प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि ऐसी पोर्ट जिस पे आप डिवाइस को कनेक्ट करें और उसको प्ले करें, ठीक है? उसमें आपको कोई आपका जो ड्राइवर वगैरह है वो उसको इंस्टॉल ना करना पड़े, ठीक है? ये आप यहाँ से इसको रीड कर लेंगे, ठीक है जी, ये तैयार कर लेंगे। अब आपके पास राइट डाउन द फंक्शन ऑफ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर, ये आपके रजिस्टर्स का टॉपिक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कौन सा रजिस्टर होता है? जिसमें आपके मेमोरी का एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है? और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? जो आपके प्रोग्राम के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है जी? प्रोग्राम काउंटर में याद रखिएगा, आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि आपके फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में आ जाता है, ठीक है? अब उसके बाद प्रोग्राम काउंटर अपने अपनी वैल्यू में ईच एंड एवरी टाइम 1 का इंक्रीमेंट करता जाता है, ठीक है? तो अब आपके प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है? आपके प्रोग्राम काउंटर का काम है आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करना। यानी प्रोग्राम काउंटर में हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होगा। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और पीसी में आपके पास क्या लिंक है? मैं पहले आपका मेमोरी एड्रेस, करंट एड्रेस जहाँ से इंस्ट्रक्शन ने फेच होने, वो एमएआर में आएगा और एमएआर से वो एड्रेस पीसी में जाएगा, ठीक है? यानी ईच एंड एवरी टाइम एमएआर से एड्रेस आपका पीसी में लोड होगा। आपका पीसी का एड्रेस के जो कंटेंट्स हैं वो एमएआर में लोड होंगे, यानी पीसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जनरेट करेगा, फिर वहां से वो एड्रेस आपका एमएआर में आएगा और देन वो उस एड्रेस से इंस्ट्रक्शन फैच होगी। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, ये आपने एक टेबल कंप्लीट करना है, ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल में डिफरेंस, ठीक है? आपका ये चैप्टर 5 के एंड पे एक टेबल गिवन है चैप्टर 5 में। ये 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं, ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल, और यहाँ से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है बेसिकली, ठीक है? और एक इसमें आपके पास ये इस तरह से भी आ सकता है, यानी आपका टेबल की फॉर्म में आ सकता है कि आप सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें बताएँगे और यही शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि ओएसआई और टीसीपीआई में डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट के लिए भी आप यही पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब बताना क्या है जी, ओएसआई किसने डेवलप किया? आपका आईएसओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने डिज़ाइन किया था, डेवलप किया था। टीसीपी/आईपी आपका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उसने
डेवलप किया था। ओएसआई में 7 लेयर्स हैं, टीसीपी/आईपी में 4 लेयर्स हैं। ओएसआई थ्योरेटिकल मॉडल है, ठीक है? और टीसीपी/आईपी बेसिकली ओएसआई की इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिस्क और रिस्क में डिफरेंस है, नोट्स में भी गिवन है और ये डिटेल से हमने तैयार भी किया। यहाँ से ना आप तैयार करें इसको, सिस्क और रिस्क को डेफिनेटली, या आप नोट्स से ही तैयार करें, ठीक है? उसमें थोड़ा सिंपल वे में मैंने लिखा हुआ है। राइट डाउन 3 एप्लीकेशंस ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन आपका चैप्टर 5 से टॉपिक है। वीपीएन के बारे में भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था। ये लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसी में भी ये 4th कैटेगरी है वीपीएन। इट इज़ यूज्ड इन ऑफिस और यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डाटा शेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है वीपीएन को, ठीक है? एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइज़ेशन के जो है ना, आप डिस्टेंस में बैठ के सिक्योर वे में अपने नेटवर्क को अगर यूज़ करना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइज़ेशन के नेटवर्क को, तो वो वीपीएन के थ्रू अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन? चैप्टर 6 से ये टॉपिक है जी। मोबाइल कम्युनिकेशन के कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं? मोबाइल कम्युनिकेशन जब भी आपने टेक प्लेस करनी है तो उसमें मोबाइल फ़ोन तो होना चाहिए, ठीक है? डेफ़िनिटली। फिर बेस स्टेशन होना चाहिए, जो हमने बात की थी क्लास में कि बेस स्टेशन का काम क्या होता है, डिफरेंट मोबाइल्स को ये आपस में कम्युनिकेट करवाना, ठीक है? ट्रैफ़िक को हैंडल करना। फिर स्विचिंग नोड होते हैं, जो आपके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच करवाते हैं। और डेफ़िनेटली इस सारी स्टोरी में मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट लैंडलाइन टेलीफ़ोन भी होता है, लैंडलाइन टेलीफ़ोन नेटवर्क, ठीक है? क्योंकि वो भी डेफ़िनेटली हमें मोबाइल कम्युनिकेशन में उसकी ज़रूरत पड़ती है, मोबाइल फ़ोन और टेलीफ़ोन के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ वायरलेस नेटवर्क? वायरलेस नेटवर्क क्या है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है आपने। अगेन फ्रॉम चैप्टर 6। कोई भी ऐसा नेटवर्क जो वायर के विदाउट वायर हो, जिसमें वायर हम यूज़ ना कर रहे हों, उसको हम वायरलेस नेटवर्क कॉल करेंगे। ईज़िली हम उसमें यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं, कोई उसका कनेक्शन वगैरह चेंज नहीं करना पड़ता हमें, एडवांटेज है उसका। स्पीड स्लो होती है डेफ़िनेटली, वायर नेटवर्क की निस्बत वायरलेस की स्पीड स्लो होती है, ये हमने बात की थी। क्योंकि उसमें वायरलेस नेटवर्क में आपके पास सिग्नल को पाथ नहीं मिलता, फिज़िकल पाथ नहीं अवेलेबल होता। सिग्नल ने आपके ओपन एयर से ट्रैवल करना होता है, तो यही इसका डिसएडवांटेज है कि स्पीड इसकी स्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन इज़ फ्रॉम चैप्टर 7, डेटाबेस से है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एन एम्प्लॉय असाइन्ड अ सिंगल लॉगिन, एक एम्प्लॉय को एक सिंगल लॉगिन असाइन किया गया है और ही वर्क्स अंडर ओनली वन डिपार्टमेंट, ठीक है जी? एम्प्लॉय है, लॉगिन है, डिपार्टमेंट है। ये आप ज़हन में रखें कि एक एम्प्लॉय के पास एक ही लॉगिन होगा और वो लॉगिन सिर्फ़ उसी एम्प्लॉय का होगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। और डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो एक एम्प्लॉय बहुत से डिपार्टमेंट्स में एक डिपार्टमेंट में बहुत से एम्प्लॉइज़ काम कर सकते हैं। ठीक है जी? एक डिपार्टमेंट में बहुत से एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा जी कि यहाँ पे डिटरमाइन करें, अ, ईआर डायग्राम डिज़ाइन करें। ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एक एंटिटी आप एम्प्लॉयी की बना लेंगे, एक आप लॉगिन की बना लेंगे और एक आप डिपार्टमेंट की बना लेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका रिलेशनशिप की टाइप है। एम्प्लॉयी और लॉगिन में रिलेशनशिप को आपने डायमंड बॉक्स में लिख देना है, ठीक है जी? अब एम्प्लॉयी और लॉगिन में रिलेशनशिप की टाइप का नाम क्या है? असाइन्ड, क्योंकि लॉगिन असाइन किया जाएगा एम्प्लॉयी को, ठीक है? उसके बाद एक एम्प्लॉयी का एक ही लॉगिन होगा, तो ये 1 टू 1 हो जाएगा आपके पास। इसी तरह आपके पास एम्प्लॉयी और डिपार्टमेंट में क्या होगा? रिलेशनशिप का नाम होगा वर्क अंडर, यानी एम्प्लॉयी वर्क अंडर डिपार्टमेंट, ठीक है? और टाइप क्या होगी? 1 टू मेनी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में बहुत से एम्प्लॉइज़ काम कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन अगेन फ्रॉम डेटाबेस। आपने लैंग्वेजेस की कमांड्स को देख के उसकी टाइप बतानी है। अब ये देखिए बड़ा सिंपल सा है। आपके पास डेटाबेस लैंग्वेजेस में अगर क्रिएट की बात की जाए, अल्टर की बात की जाए, रीनेम की बात की जाए, यानी टेबल क्रिएट करने की बात की जाए, ठीक है? इतना बस आप समझिए। या टेबल को चेंज करने की, उसके टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात की जाए, तो उसको हम कहेंगे डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज, यानी ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम डाटा को डिफाइन कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम उस टेबल से सिलेक्ट करने की बात करें, उस टेबल से डाटा सिलेक्ट करने की बात करें, उस टेबल के डाटा को अपडेट करने की बात करें, टेबल में डाटा इंसर्ट करने की बात करें, तो इसको हम कहेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नीचे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है? यानी इट मीन्स कि हम डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। कमिट करने की बात करें, ठीक है? रोल बैक करने की बात करें, तो ये डाटा कंट्रोल लैंग्वेज होगी, जिसके ज़रिए हम डाटा को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी, सिलेक्ट द सूटेबल डाटा टाइप फॉर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। इन फील्ड्स के लिए आपने डाटा टाइप्स बतानी है। बुक आईडी जो फील्ड है आपकी टेबल की, इसकी डाटा टाइप क्या होगी? नंबर होगी या ऑटो नंबर होगी?
ठीक है, दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा, आप उसकी कॉलम के अंदर जो डाटा है ना उसको देखें, किस टाइप का डाटा इसमें स्टोर है। अब बुक आईडी वाला जो कॉलम है इसमें डाटा स्टोर है न्यूमेरिक डाटा। जिस कॉलम में न्यूमेरिक डाटा होगा डेफिनिटली वो उसकी टाइप नंबर होगी या ऑटो नंबर होगी। अब इसमें डिफरेंस भी समझ लें, याद रखिएगा, रिकॉल कर लें कि अगर नंबर हम रखते हैं तो हमें नंबर्स खुद से जनरेट करने पड़े एंटर करने पड़ेंगे। अगर हम ऑटो नंबर रख देते हैं तो वो ऑटोमैटिकली जनरेट होंगे। ये इतना सा डिफरेंस है इसमें। बुक टाइटल जो होगा डेफिनिटली बुक टाइटल वाले कॉलम में टेक्स्ट टाइप डाटा डलेगा और वो शॉर्ट टेक्स्ट होगा। पब्लिश डेट जो होगी इसमें डेट एंड टाइम से रिलेटेड डाटा होगा, ठीक है? इसकी डाटा टाइप डेट एंड टाइम होगी। देखिए ना, ये कॉलम का नेम लिखा हुआ है, फील्ड का नेम और आगे डाटा टाइप लिखी हुई है। अवेलेबल जो है, अवेलेबल वाला कॉलम जो है इसमें आपके पास येस नो की फॉर्म में डाटा डाल रहा है ना, तो इसकी डाटा टाइप भी येस नो होगी। प्राइस वाले कॉलम में डाटा करेंसी की फॉर्म में अमाउंट डाल रही है तो इसकी डाटा टाइप करेंसी होगी। और रिमार्क्स वाले कॉलम में हमारे पास, अब रिमार्क्स डेफिनिटली अल्फाबेटिक डाटा है और ये टेक्स्ट बेस्ड डाटा है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी डाटा होगा, तो इसके लिए हम लॉन्ग टेक्स्ट रख लेंगे। तो इस का आंसर जो है आपका ये बनेगा, हर टेबल में मौजूद हर एट्रीब्यूट यानी फील्ड का नाम लिखेंगे आप और उसकी डाटा टाइप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका जो होगा, ले जी आपके सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेक्शन सी पे बात करेंगे।